सोशलॉजी फैमिली में आपका स्वागत है। अपने कहे हुए वादों के मुताबिक हम फिर से बंगाल सेट पेपर 2023 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 50 तक कंप्लीट हो चुका था। अभी 51 से लेकर 100 तक कंप्लीट करना है। तो हम देखते हैं देरी न करते हुए 51 नंबर क्वेश्चन। द आइडिया ऑफ द हिडन करिकुलम इन दिस एजुकेशन सिस्टम वाज एम्फसाइज्ड बाय व्हिच स्कॉलर। कह रहा है कि हिडन करिकुलम का आइडिया जो था शिक्षा व्यवस्था में वो किस स्कॉलर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो ऑप्शन ए है दुर्खिम और पार्सन्स, बी है अर्नस्टीन एंड मोरे, सी है पेरी एंड फ्रांसिस, डी है बोल्स एंड जिनिट्स। तो हमारा इसमें सही उत्तर है ए दुर्खिम और पार्सन्स। राइट, नेक्स्ट चलते हैं। लिस्ट ए लिस्ट बी मैच करना है। रिस्क सोसाइटी टुवार्ड्स ए न्यू मॉडर्निटी, ए उल्लिख वेग की बहुत फेमस बुक है, विभिन्न परीक्षाओं में पूछी जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट द पावर ऑफ आइडेंटिटी, ये हमारी है मैनुअल कैस्टल की, ये भी बहुत पूछी गई यूजीसी नेट तमाम जैसे परीक्षाओं में। तो हमें नोट डाउन भी करते हुए चलना है ताकि हमारी कंसिस्टेंसी बरकरार रहे। बार बार रिपीट करते रहेंगे, हमें एक नोटबुक में इसको लिखना अनिवार्य है। राइट, नेक्स्ट है द पावर एलिट, ए सी राइड मिल्स की है, ये भी बहुत शायद पूछी जाती है। कंज्यूमर सोसाइटी, ए हमारी है जीन बॉडी लार्ड की। तो ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2, ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी हमें मैच करना है। द कल्चरल डिवीजन ऑफ लेबर, कल्चर एंड द डिओलेशन ऑफ वुमेन, थ्योराइजिंग पैट्रियार्की, द डायलेक्टिक ऑफ सेक्स। तो डायलेक्टिक ऑफ सेक्स सुलामित फायरस्टोन की है, जगजाहिर बुक है। तो डी का एक हमारा 1-2 में आ रहा है। और हम देखते हैं थ्योराइजिंग पैट्रियार्की, ये हमारा सिल्विया वाल्बी है। तो सी का 4, डी का 1, ए आ रहा है, ए का 3 होगा। द कल्चरल डिवीजन ऑफ लेबर, एनोक्ले का है। कल्चर एंड द डेविएशन ऑफ वुमेन, ये हमारा है सेरी बी ओटनर। हमारा इसमें 2 बुक, द कल्चर डिवीजन ऑफ लेबर, कल्चर एंड द डेविएशन ऑफ वुमेन, ये इम्पोर्टेंट है। बाकी द डायलेक्टिक ऑफ सेक्स होता है पूछी जाती है, रटी टटाई बुक है जहाँ तक है। अगर तब भी कुछ कठिन या गड़बड़ हो आप नोट डाउन करें अपने नोटबुक में। तो ए इज राइट। नेक्स्ट, in Indian bedding often there is a predominance of what is called conspicuous consumption, and this can be applied to indicate two things: reflection of the ethnic position of a person, display of a wealth, providing a expensive food, या demonstration of one's status। इसमें कह रहा है कि हम ज़्यादातर देखते हैं भारतीय शादियों में कि वो अपने धन को दिखाते हैं या शो करते हैं। तो इसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन से हैं, 2 को ये बताना है। तो पहला है रिफ्लेक्शन ऑफ द एथनिक पोजीशन ऑफ ए पर्सन, दूसरा है डिस्प्ले ऑफ द वेल्थ, धन को दिखाना, तीसरा है प्रोवाइडिंग एक्सपेंसिव फूड, अच्छे भोजन करवाना, या डिमोन्स्ट्रेशन ऑफ वंस ओन स्टेटस, या अपने स्टेटस को शो करना। तो 3 और 4 बहुत महंगे भोजन करवाना और अपने स्टेटस को शो कराना ही कॉन्शियस कंजप्शन का मूल अर्थ है। तो 3 और 4 हमारा राइट है, बी इज राइट। नेक्स्ट है while writing about the diversity of rural settlement, Bernard Cohen has not identified which of the following village pattern। कह रहा है कि डाइवर्सिटी ऑफ रूरल सेटलमेंट के बारे में जो लिखा गया है बर्नार्ड कोहेन हैज नॉट आइडेंटिफाइड, बर्नार्ड कोहेन ने इसमें से कौन सा आइडेंटिफाई नहीं किया है जो विलेज के पैटर्न के बारे में नीचे लिखा गया है। तो न्यूक्लिएटेड विलेज नापकीय गांव, हैमलेटेड विलेज या पुरवा वाले गांव, या डिस्पर्स्ड विलेज दूर दूर के गांव, ज्वाइंट विलेज। तो ज्वाइंट विलेज बर्नार्ड कोहेन का वर्ड नहीं है, डी इज राइट। नेक्स्ट, मैजिक साइंस एंड रिलीजन, ये हमारी मेलोनास्की की जगजाहिर बुक है। टोटेमिज्म, ये दुर्खी में इसके बारे में ज़्यादा कहते हैं। टोटेमिज्म हम सिलेबस स्टार से जाएंगे यहाँ। एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ, ये हमारे दुर्खी में हो जाएंगे। एंशियंट जुडाइज्म, ये हमारे मैक्स वेबर हो जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3, डी इज राइट। नेक्स्ट, in which of the following work Karl Marx asserted that the proletarians have nothing to lose but their chain, they have world to win, working men of all countries unite।
तो कह रहा है कार्ल मार्क्स के कार्यों में से जो द प्रोलेटेरियन हैव नथिंग टू लूज बट देयर चेन, कह रहा है कि अपने चेन को ढीला नहीं करने देते। दे हैव वर्ल्ड टू विन, ये संसार को जीत सकते हैं। वर्किंग मैन ऑफ ऑल कंट्रीज यूनाइट, जब पूरे संसार के लोग एकजुट होकर के कार्य करेंगे इसको। तो ये किस बुक में कहे हैं ये शब्द, ये पूरी बातें? तो इनकी बुक है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जिसको एंगल्स के साथ भी इन्होंने मिलकर शायद लिखा है। ठीक, सी इज राइट। नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग थ्योरिस्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, कि जो हमारे विभिन्न राइटर हैं, थिंकर हैं या थ्योरिस्ट हैं, उनका ऑर्डर क्या है। सबसे पहले हमारे यहाँ कार्ल मार्क्स आएंगे, उसके बाद जॉर्ज सिमेल आएंगे, ये दोनों संघर्षवादी हैं या कॉन्फ्लिक्ट क्लास कह लो। उसके बाद हमारे टालकट पार्सन, लास्ट में मर्टन आते हैं। टालकट पार्सन 2001 या 2 में आते हैं और ये 2010 में, इसलिए 3 1 4 2 सी इज राइट। नेक्स्ट, व्हाट डज एनकोवा स्टैंड फॉर? एएनसीओ, एनालिसिस ऑफ कोवेरियंस। एक एनोवा होता है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, एक एनकोवा होता है एनालिसिस ऑफ कोवेरियंस। तो एनोवा एनकोवा में अंतर है, सी हटा दो एनोवा, सी लगा दो एनकोवा। तो बी इज राइट, एनालिसिस ऑफ कोवेरियंस। नेक्स्ट है व्हिच स्कॉलर साउट टू लिंक इंडियन किनशिप सिस्टम थ्रू द स्ट्रक्चर ऑफ दियर vocabularies of kinship term to the major sub continental language group and sub linguistic areas। कह रहे हैं कौन से ऐसे स्कॉलर हैं जिन्होंने भारतीय नातेदारी की व्यवस्था में या उनकी संरचनाओं में या उनके वैकल्बरीज ऑफ किनशिप नातेदारी वैकल्बरीज शब्दावलियों में जो मेजर सब कॉन्टिनेंटल भाषा या ग्रुप या सम लिंग्विस्टिक एरिया के बारे में बताते हैं, कौन है? तो हमारे केवल और केवल जीएस गुड़िये, गोविंद सदाशिव गुड़िये, सी इज राइट। एथनोमेथोडोलॉजी लिटरली मीन्स द, एथनोमेथोडोलॉजी का अर्थ क्या है? निर्जात शास्त्र का अर्थ। तो मेथड दैट पीपल यूज ऑन ए डेली बेसिस ऑफ accomplish their everyday lives, या यूज ऑफ टेक्निकल रीजनिंग इन एवरीडे लाइफ, या साइंटिफिक टेम्पर या इंटरप्रिटेशन ऑफ सिम्बॉलिज्म। तो एथनोमेथोडोलॉजी का केवल अर्थ यही है कि लोग जो प्रत्येक दिन के बेसिस के आधार पे अपने जीवन में क्रियाकलाप करते हैं, वही एथनोमेथोडोलॉजी होता है। एथनो माने लोग, मेथोडोलॉजी माने कार्य करने की विधि। तो ए इज हमारा राइट। नेक्स्ट, हु आर्गूड दैट द ग्रैंड थ्योरेटिकल स्कीम आर प्रीमेच्योर सिंस द थ्योरेटिकल एंड एम्पिरिकल groundwork necessary for their completion cannot be performed। ये किन्होंने कहा है, या ऐसा कि कौन से समाजशास्त्री ने धारणा दी है कि हम एक बड़े थ्योरेटिकल स्कीम को लेकर के या थ्योरेटिकल और एम्पिरिकल ग्राउंड वर्क ने करके कंप्लीशन कैन नॉट बी परफॉर्म, कुछ इस तरह के परफॉर्म नहीं हो सकते हैं, तो वो एडवर्ड सेट कहते हैं। एंथनी गिनेस, मर्टन पार्सन्स का कोई लेना देना नहीं है। बंगाली वाले बंगाली में अपना देख लें। नेक्स्ट है among the early industrial sociologists in India who has authored the book The Social Framework of an Indian Factory। तो यहाँ पर कीवर्ड ही है इंडियन फैक्ट्री। एनआर सेठ आते हैं जो कह रहा है कि प्रारंभिक औद्योगिक समाज शास्त्रियों में जो भारत में हुआ था, तो ये द सोशल फ्रेमवर्क ऑफ एन इंडियन फैक्ट्री किसकी बुक है? तो हमारे एनआर सेठ, क्योंकि घोड़े, रामास्वामी और भौमिक, ये तीनों से कोई लेना देना नहीं है इस पे, राइट। नेक्स्ट, who said that globalization is the growing reciprocal interdependence and integration of various economic around the globe। एंथनी ग्रेन, मेघनाथ देसाई, हेंडरसन हेजल, मार्टिन कोर। जो इम्पोर्टेंट हो या बहुत हार्ड हो उसको हमें नोट डाउन करते चलना है, ताकि हम इसको बार बार रिपीट करते रहें अपने नोट को और ईजी होता जाए। तो कह रहा है किसने कहा है कि ग्लोबलाइजेशन is a growing reciprocal interdependence and integration of various economics around the globe। तो ये मेघनाथ देसाई का फेमस डिफिनेशन है। नेक्स्ट है
Which of the following is scholar contributed to the area of education and cultural reproduction? कौन से समाजशास्त्री या कौन से विद्वानों ने अपना योगदान एजुकेशन और कल्चरल रिप्रोडक्शन में दिया है? तो कल्चरल रिप्रोडक्शन की बात आ जाए तो इन्होंने कल्चर रिप्रोडक्शन जो बात करते हैं ज़्यादातर बेरी बोर्डियो करते हैं। उनके साथ हम किसको लेंगे? उनके साथ हम लेंगे बेसिल बर्नस्टीन को। अगर हम बेरी बोर्डियो जानते हैं तो उनके साथ ले लेंगे बेसिल को, तुम्हारा राइट हो जाएगा, ए इज राइट। नेक्स्ट, व्हेन एन अथॉरिटी इज असर्टेड by the leader and accepted by the follower on the belief that there is a virtue in the sanctity of age-old rule and power in described in Bavarian term is an example of। कह रहा है कि जब ऐसी अथॉरिटी या ऐसा अधिकार लागू हो जिससे कि लीडर्स उनके फॉलोअर द्वारा जो एक्सेप्ट किए जाते हैं या उनके विश्वासों द्वारा एक्सेप्ट किए जाते हैं, उनके कुछ गुण और उनके कुछ प्रतिमान जो ओल्ड पुराने परंपराओं के अनुसार चले आ रहे हैं, वैसा कुछ शक्ति हो, तो बेबेरियन टर्म में हम किस एग्जाम्पल में रखेंगे? कहने का मतलब यही है, परंपराओं से चले आ रहे पुराने रूल को ना बदला जाए, उसी पर लागू होते रहते हुए अथॉरिटी को अपनाया जाए, तो उससे हम कौन सी अथॉरिटी कहेंगे? तो हमारा होता है ट्रेडिशनल अथॉरिटी, पारंपरिक अधिकार, राइट। यहाँ पर पर्सनलाइज्ड, करिस्मेटिक या रेशनल अथॉरिटी नहीं होगा, ठीक, इज राइट। नेक्स्ट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नेगेटिवली कोरिलेटेड टू मॉडर्नाइजेशन? मॉडर्नाइजेशन के शब्द में कौन इसमें नेगेटिव बैठता है? अचीवमेंट, मोटिवेशन करेंगे तो मॉडर्निटी मॉडर्नाइजेशन को आगे ले जाएगा, मतलब इसके सपोर्ट में कहेगा। कॉस्मोपॉलिटन करेंगे तो ये भी ले जाएगा। इंडिविजुअलिज्म कहेंगे तो ये भी, बट रिलीजियसिटी करेंगे, धर्म की बात करेंगे तो पारंपरिकता को बढ़ाता है, मॉडर्नाइजेशन को नहीं। तो यह नेगेटिविटी में हमारा रिलीजियसिटी आया है, नेट में भी पूछा गया क्वेश्चन है, तो डी राइट। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स मार्क्स डिस्क्राइब प्रोडक्टिव वर्क एज सर्विंग अ डुअल पर्पज? जर्मन आइडियोलॉजी, इकोनॉमिक एंड फिलोसफिक मैन्युस्क्रिप्ट, दास कैपिटल, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। कह रहा है कि निम्नलिखित में से मार्क्स जो बताते हैं प्रोडक्टिव वर्क एज डुअल पर्पज के रूप में, वो किस किताब में बताते हैं अपने? जर्मन आइडियोलॉजी में, द इकोनॉमिक एंड फिलोसफिक मैन्युस्क्रिप्ट में, दास कैपिटल में, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म में। तो बताते हैं द इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट में, ठीक। कहने का मतलब है डुअल पर्पज या द्वितीय उद्देश्य का जो प्रोडक्टिव वर्क के सर्विंग के एज ए सर्विंग के बारे में कार्य किए हैं, तो द इकोनॉमिक एंड फिलोसफिक मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में किए हैं। डुअल से याद कर लो, द इकोनॉमिक एक हो गया, एक फिलोसफिक हो गया, एक की वर्ड, ठीक, बी इज राइट। नेक्स्ट, गिवन द बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड असर्शन, दूसरा है रीजन। तो पहला है द प्रिविलेजिंग मोड ऑफ द डेवलपमेंट थ्रू इंडस्ट्रियलाइजेशन and obsessions with infinite growth has impaired ecosystem। दूसरा है obsession with growth without limit has overstrained the natural resource base। बात तो दोनों में ऑब्सेशन की हो रही है, ठीक। तो अब सही कह रहा है गलत इसको देख रहे हैं। पहला है प्रिविलेजेड मोड ऑफ डेवलपमेंट जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन और ऑब्सेशन के इन्फिनिटी ग्रोथ के साथ इकोसिस्टम में बना रहता है, वही कह रहा है, क्योंकि ऑब्सेशन विद ग्रोथ विदाउट लिमिट हैज ओवरस्ट्रेन्ड इनफाइनाइट ग्रोथ और विदाउट लिमिट, ये दोनों एक वर्ड हैं, हैज ओवरस्ट्रेन्ड द नेचुरल रिसोर्स बेस। कहने का मतलब दोनों सही हैं और दोनों की व्याख्या भी सही है, तो ए इज राइट। कॉमन सेंस के आधार पर देखें तब भी दोनों सही है। नेक्स्ट है हु प्रोपाउंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ थिक डिस्क्रिप्शन, जग जाहिर कॉन्सेप्ट है, काफी परीक्षाओं में पूछा गया है, किलफर्ड गीटज इसके उत्तर होंगे, सी इज राइट। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग रिलीजन वाज नॉट एनालाइज्ड बाय मैक्स वेबर ड्यूरिंग हिज स्टडीज ऑन वर्ल्ड रिलीजन। कह रहा है निम्नलिखित धर्मों में से कौन सा ऐसा है जिसके बारे में मैक्स वेबर ने अपने अध्ययन के दौरान कार्य नहीं किया है? तो बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी, कन्फ्यूजन, ये तीनों किए हैं, बट टोटेमिज्म पर नहीं किए हैं। टोटेमिज्म के बारे में हमें
या तो लेवी स्टार्स की बताएंगे या तो हमें इमाल दरखीम बताएंगे, इनसे रिलेटेड है। सी इज राइट। नेक्स्ट है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ ब्यूरोक्रेसी अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर। मैक्स वेबर के अनुसार ब्यूरोक्रेसी के बारे में सही नहीं है। ब्यूरोक्रेसी मतलब नौकरशाही, तो हायरार्की होती है नौकरशाही में, फॉर्मेलिटी होती है बिल्कुल, रूल एंड प्रोसीजर होते हैं, लेकिन सब्जेक्टिविटी जो है एक क्वालिटेटिव में आ जाता है, या पारंपरिक तरीके से कह लें तो सब्जेक्टिविटी हमारा यहाँ पर मैक्स वेबर के द्वारा ब्यूरोक्रेसी में वर्ड नहीं है। सी इज राइट। नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी देन एंड नाउ। ये किसकी बुक है? तो ये हमारे ए एम शाह की है, घोड़े से दुबे निवास की बुक नहीं है। हमें कुछ फेमस थिंकर जो हैं उनके बुकों को रट लेना है, ताकि हमें पता चले कि अगर हमें इसमें से तीनों की बुक याद होगी तो चौथा हम जान ही जाएंगे अपने आप। अगर नहीं पता होगी तो हमें कन्फ्यूजन होगा। तो हमें कुछ जैसे सी दुबे, श्रीनिवास घोड़े या आर के मुखर्जी, इरावती कर्वे, ये सब की बुक हमें रटनी है ताकि हमें याद रहे नेक्स्ट एग्जाम में। नेक्स्ट है 74, द एमंग द फॉलोइंग इम्प्लॉयड ए लिंग्विस्टिक एनोलॉजी टू treat culture not just as a system of relation but as a system of symbolic relation such as myth। myth यहाँ पर कीवर्ड है, symbolic यहाँ कीवर्ड है, linguistic analogy कीवर्ड है। तमाम ऐसे कीवर्ड हैं जिससे हम जान सकते हैं। तो सिलेबी स्टार्स हमारे यहाँ आएंगे। ग्रामसी, हर्बर्ट मीड और अल्थुजर यहाँ पर नहीं होंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में जो लिंग्विस्टिक एनालॉजी है या जो ट्रीट कल्चर नॉट जस्ट एज ए सिस्टम ऑफ रिलेशन, इसको हम एक रिलेशन के सिस्टम के माध्यम से नहीं जस्टिफाई करते हैं, लेकिन सिस्टम ऑफ सिम्बॉलिक रिलेशन सच एज मिथ। ये सिम्बॉलिक रिलेशन जो है वो मिथ के समान माना जाता है। तो इसको सी लेवी स्टार्स बहुत अच्छे से बताते हैं। नेक्स्ट, द रैशनैलिटी दैट लीड्स एन एक्टर टू ट्रांसेंड daily realities to understand the world as meaningful cosmos is। कह रहा है rationality that lead an actor to transcend daily realities, दैनिक विश्वासों के साथ या वास्तविकताओं के साथ, जो अंडरस्टैंड टू वर्ल्ड एज ए मीनिंगफुल कॉस्मस। तो ये थियोरेटिकल रैशनैलिटी है, राइट। रैशनैलिटी या इरेशनैलिटी या लाइमन रैशनैलिटी, स्किल रैशनैलिटी कोई लेना देना नहीं। इज राइट। नेक्स्ट है द वर्क द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान वाज ए फेमस वर्क बाय व्हिच स्कॉलर। तो किंगस्ले डेविस है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग सोशोलॉजिस्ट हैज ऑथर्ड द बुक सिक्स विलेज ऑफ बंगाल। ये भी रामकृष्ण मुखर्जी हैं। इज राइट। नेक्स्ट, हु इनिशियली प्रोपाउंडेड द एनार्किज्म एज अ साइंटिफिक मेथड। ये हमारे पॉल फैराबाद आते हैं एनार्किज्म के बारे में कहने के लिए। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग असर्शन ऑफ हीगल आइडियलिज्म रिजेक्टेड बाय कार्ल मार्क्स। कह रहा है कि हीगल के कौन से आइडियोलॉजी को कार्ल मार्क्स ने रिजेक्ट किया है। लेबर एज द एसेंस ऑफ मैन, पीपल मस्ट चेंज द सोशल स्ट्रक्चर इन व्हिच दे लिव, फाइनाइट और एम्पिरिकल फिनोमेना आर नॉट अल्टीमेटली रियल। इसी को इन्होंने रिजेक्ट किया है। बाकी एम्पिरिकल फिनोमेना आर अंडरस्टूड ओनली एज थॉट, इसको नहीं। फाइनाइट और एम्पिरिकल फिनोमेना आर नॉट अल्टीमेटली रियल, इसको कार्ल मार्क्स ने हेगल के विचार को रिजेक्ट किया है, राइट, या क्रिटिसाइज किया। सी इज राइट। नेक्स्ट है हु इज रिफ्लेक्सिव क्रिटिक इन हिज एंगेजमेंट विद कांटियन फिलॉसफी। कह रहा है कि रिफ्लेक्सिव अपने रिफ्लेक्स क्रिटिक कांटियन फिलॉसफी के साथ को रिफ्लेक्सिव क्रिटिक के साथ उसका यूज किया है। तो केवल और केवल GWF हीगल है, राइट। और मार्क्स और एंगल्स वेबर से कोई लेना देना। नेक्स्ट है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सोशल कैटेगराइज्ड डिमांड डिमांडेड 2/3 शेयर आर प्रोड्यूस थ्रू द तेभागा मूवमेंट। तो कह रहा है निम्नलिखित में से वो सामाजिक कैटेगरी कौन से हैं जिन्होंने 2/3 शेयर की डिमांड की थी तेभागा आंदोलन के दौरान। तो गवर्नमेंट फ्रॉम द कल्टिवेटर्स या शेयर क्रापर फ्रॉम द लैंड ओनर्स। तो यही है सही। शेयर क्रापर मतलब जो खेत में बोते थे वो लैंड ओनर से या भूमि जिसकी भूस्वामी से अपना हक मांग रहे थे। 2/3 हम लेंगे, 1/3 आपको देंगे। बीज राइट। व्हाट डू यू मीन बाय MK गांधी नोशन ऑफ सर्वोदय। सर्वोदय का अर्थ क्या है महात्मा गांधी के शब्दों में? तो वो वेलफेयर ऑफ ऑल, सभी के लिए समाज कल्याण की भावना रखते थे, यही सर्वोदय का अर्थ। बीज राइट। नेक्स्ट, व्हिच कंपनी वाज द लीडर इन डेवलपिंग
GM टेक्नोलॉजी ग्लोबली। तो कह रहा है कि कौन सी ऐसी कंपनी है जो GM टेक्नोलॉजी ग्लोबली को डेवलप्ड किया है ठीक ठाक। तो वो है मोन्सनाटो। सी इज राइट। नेक्स्ट है व्हाट आर द यार्डस्टिक टू एग्जामाइन द न्यूट्रलिटी ऑफ एनी टेक्नोलॉजी। कौन सी यार्डस्टिक है जो हमारी न्यूट्रलिटी ऑफ एनी टेक्नोलॉजी को एग्जामिन करती है। तो हमारा डिजाइन एंड कंट्रोल है। न हार्डवेयर न सॉफ्टवेयर न ओनरशिप ओवर द हार्डवेयर अलान न ओनरशिप ओवर द सॉफ्टवेयर अलान। केवल और केवल डिजाइन और कंट्रोल। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग होल्ड द व्यू देन एन इंडियन ट्राइब इज कन्वर्टेड टू एन इंडियन कास्ट when it lost its territorial meaning and social significance। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से ऐसे व्यू में देखते हैं जो भारतीय जनजाति के लोग हैं वो इंडियन कास्ट में कन्वर्ट होने चाहिए और when it lost territorial meaning and social significance, अपने क्षेत्रता को खो करके सोशल सिग्निफिकेंस में आ जाना चाहिए। तो केवल केवल DN मजूमदार बताते हैं और ये ट्राई पर काम भी किए हैं। मैक्स वेबर, TN मदान, जे छट्टन का नहीं है। नेक्स्ट, आल इंडिविजुअल हैव एक्सपीरियंस हिज आर हर सोशल एनवायरनमेंट इन दियर ओन वे। हु अमंग द फॉलोइंग हैज मेड दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को किसने दिया है। कह रहा है कि आल इंडिविजुअल हैव एक्सपीरियंस हिज आर हर सोशल एनवायरनमेंट। सभी सभी का व्यक्तित्व या सभी व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपने समाज के एनवायरनमेंट के हिसाब से पले बड़े होते हैं। ये किसका वर्ड है। तो ये GH मीर ऐसा कहते हैं। सी इज राइट। नेक्स्ट है व्हिच टू ऑफ द सिस्टम वेयर एबॉलिश्ड बाय द हिंदू सक्सेशन एक्ट पास्ड इन 1956। कह रहा है कि ऐसा कौन सा दो सिस्टम है जो हिंदू सक्सेशन एक्ट के पास होने के बाद वक्त 1956 में खत्म हो गया था। तो मिताक्षरा और दाया सिस्टम है। मिताक्षरा दाया दोनों पश्चिम बंगाल आसाम में चलते थे। मिताक्षरा का अर्थ होता था कि बेटा अपने बाप से हिस्सा मांग सकता था उसके जीवित रहते हुए। दाया भागा में यह था कि मरने के बाद उसके नाम प्रॉपर्टी चली जाती थी। राइट। नेक्स्ट, हु हैज डिवाइड फैमिली इनटू फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन एंड फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन। ये मॉर्गन और मर्डॉक का फेमस वर्ड है। तो मर्डॉक है यहाँ है तो GP मर्डॉक इज राइट। नेक्स्ट, some major concept and approach about social change in India can be grouped as Sanskarization and Westernization। कह रहे हैं कि और दूसरा है the term Sanskarization was used by M.N. Srinivas to describe the process of structural transformation in Indian social structure। कह रहे हैं कि जो दो मेजर कॉन्सेप्ट हैं सामाजिक परिवर्तन के लिए भारत में वो संस्कृताइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन है। ठीक है। फिर है क्योंकि द टर्म संस्कृताइजेशन वाज यूज्ड एम.एन. श्रीनिवास। संस्कृतिकरण का शब्द M.N. श्रीनिवास ने यूज किया था इस संदर्भ में कि स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है भारतीय समाज का उनके संरचनाओं में परिवर्तन होता है। ठीक, दोनों बात सही है और व्याख्या तो यहाँ पर है नहीं। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर राइट आर करेक्ट। नेक्स्ट है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट फंक्शनल इंपरेटिव अकॉर्डिंग टू पार्सन्स। पार्सन्स के अकॉर्डिंग इसमें से कौन सा सही नहीं है। पार्सन जो हमारे एजिल बताते एजिल का सोशल सिस्टम देते हैं। एजिल मतलब एडाप्टेशन, जी मतलब गोल अटेनमेंट, आई मतलब इंटीग्रेशन, एल मतलब लेटेंसी। इंटीग्रेशन है नहीं तो एसिमिलेशन इज सी इज राइट। नेक्स्ट है चूज टू प्राइमरी काजेज ऑफ डोमेस्टिक फिजिकल वायलेंस एज पर NFHS सर्वे एंड मेनी सिमिलर स्टडीज इन इंडिया। कह रहा है दो प्राइमरी डोमेस्टिक काज को चुनिए जो फिजिकल वायलेंस होते हैं NFHS के अकॉर्डिंग सर्वे में और मेनी सिमिलर स्टडीज इन इंडिया। कौन से हैं। चाइल्डलेसनेस, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, इंटरजेनरेशनल ट्रांसमिशन ऑफ वायलेंस, हाई लेवल ऑफ एजुकेशन। जाहिर सी बात है कि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी होगी तो ऐसा कोई वायलेंस होगा ही नहीं घर में, या हाई लेवल एजुकेशन होगा तब भी नहीं होगा। तो चाइल्डलेसनेस बच्चे पैदा नहीं होंगे तब होगा। और दूसरा है इंटर जनरेशनल ट्रांसमिशन ऑफ वायलेंस इसके कारण। 1 और 3 इज राइट, सी इज राइट। नेक्स्ट, which Mertonian concept lies between minor working hypothesis and major conceptual scheme। कह रहा है कि मर्टन के कंसेप्ट के अनुसार माइनर वर्किंग हाइपोथेसिस और मेजर कंसेप्चुअल स्कीम कहाँ लाई करती है। तो मिडिल रेंज कैटेगरी इनकी थ्योरी भी है। मिडिल रेंज थ्योरी, मध्य सीमा सिद्धांत। तो B इज राइट। नेक्स्ट, which one of the following definition indicate alternative
हाइपोथेसिस, निम्नलिखित में से अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को कौन इंडिकेट करता है? It is one that stipulates the direction of the expected difference or relationship. The hypothesis which we may decide to accept if there is sufficient evidence. The hypothesis which initially seems to be false but may decide to accept if there is sufficient evidence. चौथा है it assumed to be true unless there is a strong evidence to the contrary. तो कह रहा है पहला कि ऐसा स्टिपुलेट होना चाहिए कि जो डिफरेंस या रिलेशनशिप में एक्सेप्टेड हो, ग्रहण किया जा सके, बिल्कुल गलत है। दूसरा हाइपोथेसिस ऐसी होनी चाहिए जो यह डिसाइड कर सके या एक्सेप्ट कर सके यदि कुछ पर्याप्त एविडेंस हो तो, सही है। तीसरा हाइपोथेसिस ऐसी होनी चाहिए जो प्रारंभ में हमें गलत लगे बट यह डिसाइड करने योग्य हो कि वो उसके पास सफिशिएंट एविडेंस हो। तो शुरुआत में गलत लगे तो ये भी नहीं हो सकती। चौथा है इट इज एज्यूम्ड टू बी ट्रू अनलेस, इसको हम मान लें कि सही है, जबकि देयर इज ए स्ट्रांग एविडेंस टू द कंट्रेरी, स्ट्रांग एविडेंस मुश्किल से मिल सकते हैं। तो इसमें केवल 2 इज राइट, बाकी 1, 3 एंड 4 आर फॉल्स, डी इज राइट। नेक्स्ट है व्हिच स्कॉलर हैज एम्फसाइज्ड अपॉन द रिफ्लेक्सिविटी एंड इंडेक्सलिटी इन हिज थ्योरेटिकल एनालिसिस। तो ये हमारे केवल हर्बर्ट ब्लूमर बताते हैं, लेवी स्ट्रास, मीड और सुडज का नहीं है, राइट। नेक्स्ट, who among the following provided an analysis of social stratification from a structural functional perspective। कह रहा है कि कौन से निम्नलिखित में से कौन से हैं जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन और स्ट्रक्चरल पर्सपेक्टिव के बारे में सही बैठते हैं। तो डेविस और बिलमर इमोट हैं, क्योंकि ह्यूमान्स और पीटर बेला एक्सचेंज थ्योरी से आते हैं। सोरोकिन हमारे साइक्लिकल हो गए, कोजर हमारे कॉन्फ्लिक्ट हो गए, बचता ही नहीं है डेविस और मोरे, डी इज राइट। नेक्स्ट है मैच करना है इनडायरेक्ट एक्सपेरिमेंट, एमेल्ड्रिकी में आते हैं जैसा कि आत्महत्या का अध्ययन किया था। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, ये मेलानस्की आ जाएंगे, फिनोमेनोलॉजी सुट जाएंगे आ जाएंगे, इवॉल्विंग टाइप ऑफ कल्चर ये हमारे आ जाएंगे डेल्थी। तो ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2, बी इज राइट। नेक्स्ट है द इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्री ऑन रिलीजन अकॉर्डिंग टू द एल्टन मेयो इज ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म। कह रहा है कि द इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्री ऑन रिलीजन, इंडस्ट्री का रिलीजन पर क्या प्रभाव पड़ा है एल्टन मेयो के अकॉर्डिंग। तो ए एन स्टेबलाइज टू ए एडाप्टिव सोसाइटी, यही सही है। बाकी रिलीजियस नॉन रिलीजियस सोसाइटी ये नहीं सही है। स्टेबलाइजमेंट ऑफ नॉर्मेटिव टू ओपन सोसाइटी ये भी नहीं सही है। रिचुअलिस्टिक टू सेकुलर सोसाइटी ये भी नहीं सही है। केवल डी इज राइट एंड स्टेबलाइज टू एन एडाप्टिव सोसाइटी। नेक्स्ट है कानू मुर्मू एंड सीदो मुर्मू वेर एसोसिएटेड विद व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट रिबेलियन। कानू मुर्मू और सीरो मुर्मू जो इससे रिलेटेड हैं मूवमेंट से, वो संथाल रिबेलियन मूवमेंट है, राइट, जो झारखंड में ज़्यादातर पाया जाता है। नेक्स्ट है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एन ऑब्जेक्ट ऑफ द फर्स्ट फेज ऑफ लैंड रिफॉर्म इन इंडिया। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा नहीं है जो फर्स्ट फेज में लैंड रिफॉर्म भारत में सुधार के लिए पाया गया हो। एवोल्यूशन ऑफ इंटरमीडिएट, इसको खत्म किया गया था फर्स्ट फेज में। लैंड सीलिंग को खत्म किया गया था। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस बेस्ड लैंड अमंग द लैंडलेस से खत्म किया गया था। बट कमर्शियल क्रॉप कल्टीवेशन पहले फेज में नहीं हुआ था, बी इज राइट। नेक्स्ट है मैच करना है ए रूल स्पेसिफिक दैट ए डॉटर स्टे विद आर नियर हर फैमिली आफ्टर मैरिज एंड हस्बैंड मूव टू वेयर हर फैमिली साइड। कह रहा है कि ऐसा रूल हो जहां पर डॉटर स्टे विथ हर नियर हर फैमिली, डॉटर अपने फैमिली में रह जाए विवाह के बाद, और हस्बैंड मूव टू वेयर हर फैमिली, और पति अपने फैमिली में चला जाए। तो ऐसा किस में होगा, पहले पढ़ लेते हैं। इट डिस्क्राइब्ड टू पैटर्न वेयर द कपल लिव्स विद आर नियर हस्बैंड मदर्स ब्रदर। इसमें कह रहा है कि ऐसा पैटर्न लागू हो जहाँ पर हस्बैंड अपने मम्मी के भाई के घर मतलब मामा के घर रहे, तो मामा घर एवंकुलेट रेजिडेंस हो सकता है। तीसरा है इट डिस्क्राइब्ड अ पैटर्न वेयर मैरिड चिल्ड्रन लिव देयर पेरेंट होम एंड लिव इन अ न्यू पेरिस सेपरेट फ्रॉम द अदर सेट ऑफ पैटर्न। कहने का मतलब शादी के बाद अपने एक नए घर में रहे तो न्यू लोकल रेजिडेंस हो जाएगा। नेक्स्ट है इफ स्पेसिफिक दैट ए सन स्टे विथ और नियर हिज फैमिली आफ्टर मैरिज ऑन हिज वाइफ मूव्स टू वेयर हिज फैमिली रेसिडेड। कह रहा है कि जो हस्बैंड हो अपने फैमिली में मैरिज के बाद रुक जाए, वाइफ जो हो अपने फैमिली में।
ये ऊपर और नीचे वाला दोनों एक के हैं। इसमें हम देखें तो बी का 4, बी का 4 ये है डी वाला, तो डी इज राइट हो जाएगा। ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। नेक्स्ट, थैंक यू गाइज। 51 से हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। कोई क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में निर्भीक होकर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करना कभी न भूलें। अपने मित्रों को इसे बताते रहें। आपका एक कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करेगा, और एक लाइक और ज़्यादा। थैंक यू सो मच।